जब हरियाणा बना है तो ये काफ़ी पिछड़ी खेती थी, यहाँ पे कोई ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी उस तरह से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है हरित क्रांति का दौर फिर शुरू हुआ, और हरित क्रांति में किसान ने, मजदूर ने नए बीज, नए खाद, ये मशीनीकरण भी आया। इसने हरित क्रांति हरियाणा में लाई, और हरित क्रांति ने अपनी तरह से चीज़ों में बदलाव लेके आए वो, क्योंकि किसान की सिचुएशन जो थी मतलब पूरी इसमें। तो अब हरित क्रांति को भी मैं समझता हूँ हरियाणा में ना एक बहुत पॉजिटिव उसके साथ रखा जाता है, जब भी रखा जाता है। मैं भी उसको उसी तरह से रखता हूँ, लेकिन हरित क्रांति के जो नुकसान हुए उसको कभी ज़्यादा उसमें नहीं लेके आया गया। यार वो नुकसानों में मैं, हरित क्रांति के फ़ायदे तो यही थे भी सड़क बनी, बिजली आई हर एक उसमें, और नहर का पानी आया, और इससे खेती में मतलब हरित क्रांति आई जैसे। लेकिन इसके साथ ही फिर ये भी हुआ कि जो ज़मीन की पैदावार, जिस तरह से कीटनाशक इस्तेमाल हुए, कीटनाशक का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ, तो कीटनाशक से पानी में जो था फ्लोराइड और आर्सेनिक आ गया, और उसकी वजह से जो है बीमारियां बढ़ गई है, गोडों का दर्द है और है। कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ, और खेती की जो फर्टिलिटी थी, पावर थी, जैसे मान लिया पहले 50 मन होते थे तो फिर 30 मन होने लगे, और जब 30 मन होने लगे तो जाहिर है फिर नए बीज, खाद, मतलब उसकी लागत बढ़ती गई, और उसको जो मिलना था किसान को वो कम होता चला गया। मतलब भाई, तो ये वो दौर है हरित क्रांति का, जिसको हम सिर्फ पॉजिटिव के रूप में ही देखते हैं, लेकिन हरित क्रांति ने कुछ दूसरी चीज़ें भी पैदा की। और चलते चलते आप देखेंगे कि मतलब अब जो पहुँचे हैं हम, मतलब जिस तरह से गाँव में, पहले गांव की, इससे भी पहले का गांव अगर हरियाणा का हम देखते हैं तो गांव एक विलेज इकोनॉमी थी, वो बाहर कहीं डिपेंडेंट नहीं था। मतलब कहने का ये कि भाई वो जो लाया जो था वो कपड़े बुन देता था किसान के, मतलब लोहार जो था उसके वो हल बना देता था। तो इस तरह से गांव में ही जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाती थी एक दूसरे की। जब किसान की खेती का वो समय आता था तो वो 2 मन उसको, 1 मन उसको गेहूँ वो बांट देते थे उसको। तो ये विलेज इकोनॉमी हम उस टाइम कहते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये विलेज इकोनॉमी जो थी खिलती चली गई, और शहरों पे मतलब उस पर होता चला गया। और उस टाइम पे भाईचारा भी बेहतर था, मतलब अगर हम उस दौर के उसको देखें मतलब तो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मशीनीकरण जिस तरह से आया है, मतलब भाई हम देखेंगे कि पिछले 30-40 साल में मशीनीकरण ने 2 काम कर दिए। मजदूर तो किया ही किया वहाँ से बाहर, जो खेत में, मान लिया मेरे खेत में मजदूर भी काम करने जाता था तो मतलब एक उसको जगह थी, वो मजदूर तो हुआ ही हुआ, किसान भी बाहर हो गया। मतलब किसान के लिए भी खेत में काम उस तरह से करने का कोई नहीं हुआ, ट्रैक्टर चला दिया, मतलब बो दिया, मतलब इस तरह। तो मशीनीकरण ने एक तरह से जो गाँव में जो रूटीन के काम थे, मतलब एक तरह से वहीं पे जो रोज़गार की प्रोसेस थी उसको खंडित किया। और जाहिर है फिर वहाँ से गांव की से शहर की तरफ लोगों का रुझान हुआ, और मतलब भाई उस तरह से हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता ही आप ये देखेंगे पूरा मशीनीकरण जो है वो छा गया है। मतलब सारा कोई खेती में कोई और ऐसी चीज़ें, बैल था, जैसे पहले बैल की खेती थी तो जाहिर है बैल के लिए गाय भी चाहिए थी। तो मतलब गाय की तभी वैल्यू थी जब बैल की वैल्यू थी, लेकिन वो बैल की वैल्यू जब चली गई तो मतलब भाई वो भी वैल्यू उसकी भी नहीं रही, मतलब एक तरह से। और बैल की बजाय ट्रैक्टर की खेती आ गई। तो ये दौर है। अगर इसको आज के संदर्भ में हम देखें तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि भाई 2-3 चीज़ें बहुत साफ़ हैं। मतलब एक तो ये है कि ये जो नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में भी यहाँ के 15-16 ज़िले आ गए इस दौर में। आप देखेंगे कि भाई वो नेशनल कैपिटल रीजन के उसमें जो ज़िले आए उसमें किस तरह का विकास होगा, ये कभी जो भी सरकारें आई, मैं 1 या 2 की बात नहीं करता, उन्होंने इसको एजेंडा ही नहीं बनाया कि लोगों के साथ ये शेयर करें कि भाई ये नेशनल कैपिटल रीजन का क्या मतलब है, और वहाँ से क्या चीज़ें हमें मतलब उपलब्ध होंगी, और किस तरह से वो हर ज़िले में उसका उपयोग होगा। ऐसा कभी आपने भी देखा होगा कि भाई उस तरह से कभी सरकारी स्तर पे भी चर्चाएं नहीं है, सामाजिक स्तर पे भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं उस शक्ल में नहीं दिखाई दी। तो ये नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में आहिस्ता आहिस्ता ये जो थे, तो इसमें ये तो हुआ कि नेशनल हाईवे बन गए। मतलब जो चीज़ें
बड़े मतलब कारखानेदार को चाहिए थी अपने विकास के लिए, वो उन चीज़ों का तो विकास हो गया हरियाणा में। मतलब वो चाहे स्टोर हैं अपने रखने के, या नेशनल हाईवे हैं, ये देखेंगे आपके 5-4 नेशनल हाईवे तो दिल्ली से यहाँ तक आते हैं तभी। तो कहने का मतलब है कि हरित क्रांति ने एक धनाढ़ वर्ग पैदा किया था। हरित क्रांति का जो एक पक्ष था वो ये था कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल को हरित क्रांति ने उनसे कुछ छीना ही दिया नहीं, एक हिस्से को दिया, उस हिस्से ने अपने शहरों में मकान बना, मतलब बिजनेस में आगे, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, वो हिस्सा जिसके पास हरित क्रांति का वो था। और इसके बाद फिर ये जैसे मैंने बताया कि भाई शहरीकरण हुआ, शहरीकरण में भी फिर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ किसी भी दौर में। अगर आप देखेंगे कि भाई ये जो हरित क्रांति आई थी, इससे अगर रूरल एरिया में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो शायद मतलब चीज़ें दूसरी तरह की होती। ये जो शहरों में उद्योगीकरण और कुछ सिटीज़ में, जैसे पहले सोनीपत था उद्योगीकरण का, वो साइकिल वगैरह का था, या फरीदाबाद है, गुड़गांव है, इस तरह के कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ हुए, बजाय इसके कि ये बड़े पैमाने पर गांव के स्तर पे होता। मैं अपने गांव में पूछ रहा था लोगों से कि भैया खेती तो गई, अब क्या करते हो? उन्होंने, मुझे हैरानी हुई क्योंकि बड़ा तबका है जो खेती के साथ जुड़ा हुआ था वो। उन्होंने कहा जी हमारे आसपास जो बनोनी गांव के, दिल्ली के सब एरिया में त्यौहार बनते हैं, मतलब भाई वो लगते हैं, तो बोला उसमें खील पतासे ले जाते हैं हम, मतलब जो प्रोग्राम होते हैं ना उनमें खील पतासे ले गए, वो बेच लिए अपने रूप से काम। तो मतलब इस तरह की बहुत मिनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से जिंदा है वो अगर हम उसकी बात करें। और किसान का जैसे मैंने बताया मेजोरिटी तो कर्जे में, किसान के साथ हुआ ही है कि 30 साल के बाद कर्जा, जितना कर्जा चढ़ा वो नई सरकार आई उसने माफ़ कर दिया, फिर अगले 30 साल में फिर उसका उतना ही कर्जा चढ़ गया क्योंकि आपने प्रोसेस तो ठीक की नहीं। तो अगले 30 साल में फिर वाई करवा ली कर्जा माफ़ करके। और ये किसान आंदोलन में भी जो सिचुएशन है देखेंगे आपके, भाई वो हाँ भर ली फिर करा तो कुछ नहीं। तो ये जो पूरी सिचुएशन है हरियाणा की आज के दिन, मुझे लगता है इसमें देखो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है।